हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोड्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं, ये उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वैल्यूज गिवन है इस तरह से। तो इस तरह इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार देखना। उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेनली रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अब इनके बेसिस पे हम क्या क्या चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। किन्हीं भी दो कंपाउंड्स की, कंपाउंड नहीं, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, जिसका भी जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी ही इजीली रिड्यूस हो सकता है। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी ही इजीली रिड्यूस हो जाएगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो खुद रिड्यूस होके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होंगे दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरों को रिड्यूस कर दे। तो हम देखेंगे कि जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतनी इजीली रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख पा रहे हैं कि जो फ्लोरीन है उसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है +2.87, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, ये वोल्ट में है सारी वैल्यूज। तो सबसे ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये सबसे इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे देखें तो जो लिथियम है उसका वैल्यू जो रिडक्शन पोटेंशियल की वो सबसे कम है, -3.05 वोल्ट। तो इसका मतलब ये बहुत डिफिकल्टी से रिड्यूस होगा। तो ये सबसे वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसे ही हम रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म में भी बता सकते हैं। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म में बताए तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम और सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होगा फ्लोरीन। तो इस तरह हम किन्हीं भी दो कंपाउंड की रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा और कौन इजीली रिड्यूस होगा। अगर मान लो हमें दे दे, इनमें से हमें गिवन है कॉपर और जिंक दे दिया, ठीक है। कॉपर और जिंक आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। तो देखो, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। एंड कॉपर का गिवन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन 0.34 वोल्ट। तो आप देख के बता सकते हैं जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये इजीली रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। ये खुद रिड्यूस हो सकता है खुद इजीली रिड्यूस हो सकता है, यानी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, बट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो इस केस में जो कॉपर है उस पर होगा रिडक्शन और जिंक पे होगा ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही और भी किसी को कंपेयर करना हो, मान लो हम लेके चले आयरन और कैल्शियम लेके चले, आयरन है कैल्शियम है। तो आयरन का जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट और कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.87 वोल्ट। तो देख के लग रहा है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी आयरन बहुत इजीली रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू कैल्शियम। तो इस पे रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो ऐसे किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये होगी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटीज ऑफ मेटल की रिलेटिव एक्टिविटीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमें मेटल्स गिवन है तो
ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उनकी रिलेटिव एक्टिविटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो जितना ज़्यादा किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, मेटल्स के केस में तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं क्योंकि मेटल है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा किसी मेटल का, वो उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है एंड हेंस ग्रेटर इज इट्स एक्टिविटी, उतनी ज़्यादा उसकी जो एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो जैसे हमें कुछ एग्जांपल गिवन है, लिथियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सारी वैल्यू देखी है। हमारे पास है लिथियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। ये आयरन है, यहाँ कॉपर है और ये सिल्वर है। तो देखो आपको लग रहा है इसका मतलब दिख रहा है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज ये होगा, फिर कैल्शियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। इनका तो माइनस में चला जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में अगर इनको अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा लिथियम का, फिर कैल्शियम, फिर जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। तो इसका क्या मतलब है, लिथियम सबसे ज़्यादा एक्टिव मेटल है, ये सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये सबसे इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसके बाद कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। इस तरह हम इनकी रिलेटिव एक्टिविटीज़ को इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ गिवन हो, मान लो ऐसी गिवन है लिथियम है और जिंक सल्फेट है, तो बताओ ये रिएक्शन होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि लिथियम ज़्यादा एक्टिव है, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो ये बन जाएगा लिथियम सल्फेट और जिंक। तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपको कहे कॉपर है और जिंक सल्फेट है, तो क्या ये रिएक्शन होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि कॉपर और जिंक की देखें तो जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर की कम है। तो कॉपर की इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो जिंक को हटा सके यहाँ से, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे हो, जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जिंक की एक्टिविटी ज़्यादा है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को इजीली यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे ये जिंक 2+ हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है इसका कॉपर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये इजीली कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, और यहाँ पे कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से मेटल्स की रिलेटिव एक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, कि कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगी या फिर नहीं देगी, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इफ ए मेटल हैव हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो सके किसी मेटल का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो किसी का, तो देन इट रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। सो ऑल मेटल्स लाई अबोव हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से अबोव लाई कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी, इसका तो जीरो है, जो भी इससे अबोव लाई कर रहे हैं उन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये इनका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.13 होगा, इसका +0.28 होगा, यानी इनका सबका हाइड्रोजन से ज़्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सब इजीली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, तो ये इसका मतलब है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, हाइड्रोजन दे सकते हैं। तो अगर हम लेके चले कोई भी मेटल है, वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड में H+ होगा, उसके साथ रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी और हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ये मतलब है इसका। तो वो कब हो सकता है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर लाई करते हैं, जितने भी एलिमेंट, उन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो इजीली किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे हम लेके चले जो जिंक है, वो अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो इजीली जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में, ऐसे हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, जिंक सल्फेट बनकर हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। और ऐसे ही अगर आयरन है, आयरन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हमें आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ऐसे डिस्प्लेस हो सकती है। तो हम
ये वो सब्सटेंस है, ये वो मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन अगर कॉपर को लेके चले तो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कॉपर है जो वो हाइड्रोजन के नीचे लाई कर रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.3 वोल्ट है, यानी इससे कम है। इससे कम है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर कॉपर को हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के कंपेयर में कम है। इसका 0 है, इसका -0.34 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन मेटल हाइड्रोजन गैस देगी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो तरह से रिएक्शन होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है सेल का, वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एक तरफ रिडक्शन हुआ है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हुआ है, तो रिडक्शन जिसका हुआ है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये होता है टोटल सेल का ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो अब क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में बात नहीं करते, कॉमनली हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में बात करते हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, इट इज माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है, उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ हो जाएगा सेल का, इसको हम ई सेल से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड है तो ई नोट सेल। तो ये कह सकते हैं इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन माइनस आ जाएगा माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे उनको माइनस करके हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो हम लेफ्ट साइड में एनोड लेके चलते हैं, राइट साइड में कैथोड लेके चलते हैं। कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल इज ई नोट कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, और ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हम ईएमएफ सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते सकते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो अगर हमें एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, एक मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है इस तरह से, कॉपर 2+ एक्वस, ऐसे सोल्ट्रीज का साइन, सिल्वर और सिल्वर, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है। और हमें गिवन है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर 2+ का कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए, यानी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। ये गिवन होगा, ये मेमोराइज करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ये वैल्यूज गिवन होती हैं। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट। तो ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अब कह रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, सेल का ईएमएफ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? देखो, ये हमारी एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो हम ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये हो जाएगा ई ऑफ कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड क्या है? कॉपर, सॉरी कैथोड क्या है? सिल्वर। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कॉपर एनोड है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट। तो इनको हम माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी 0.46 वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके। लेकिन अगर मान लो इधर
एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, एक का रिडक्शन, तो हम दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब जाके उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे एक और कर लेते हैं। एक ईएमएफ सेल गिवन है, देखो लेड है, लेड का हो रहा है ऑक्सीडेशन, फिर एक सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर, ये इस तरह से एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें एक लेड इलेक्ट्रोड है, एक सिल्वर की इलेक्ट्रोड है। और ये गिवन है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेड का गिवन है, लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.13 वोल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, वो है -0.80 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.13 वोल्ट, जस्ट अपोजिट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का 0.80 वोल्ट, इस तरह से। तो अब क्या कह रहा है कि इनका ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हमें चाहिए ई नोट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कैथोड है हमारी सिल्वर, ये एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ये -0.13, तो ये एक माइनस और फिर -0.13 वोल्ट, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 0.80 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.13 वोल्ट, ये आएगा 0.93 वोल्ट। तो इस तरह हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस इक्वेशन में पुट करने से पहले हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को लेना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, और फिर इस इक्वेशन पुट करके हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसकी फोर्थ एप्लीकेशन। एक और है, टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडोक्स रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन की, रिडोक्स रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई रिडक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी रिएक्शन तब फिजिबल होगी, मतलब तब स्पॉन्टेनियस होगी कोई भी सेल, अगर कोई भी रिडोक्स रिएक्शन, अगर जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ई नोट ऑफ सेल है, वो पॉजिटिव आए। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो रिडोक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर हमें एक पूरा ऐसे इस तरह से दे दे कि प्रिडिक्ट वेदर जिंक और सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव आउट हाइड्रोजन गैस और नोट, तो ये बताना है कि ये फिजिबल है या नहीं है। तो इसको के लिए हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल निकाल देंगे, जो हमने अभी देखा है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकाल के हम, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम कह देंगे कि स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, दोनों के लिए निकालना है कि जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगी या नहीं देगी। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका पूरा सेटअप बनाएंगे। इसका क्या मतलब है, जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, वो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन गैस देगा। अगर ये रिएक्शन होगी तो ये ऐसा होगा। इसको सेल के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक 2+, और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन H+ और H2 प्लेटिनम। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें प्लेटिनम की वायर होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारी होगी एनोड, ये कैथोड। तो इसका तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है ई नोट ऑफ H+ H2, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, ये हम इसका 0 वोल्ट लेके चलते हैं। इसका हमें गिवन है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.76 वोल्ट। तो हम इससे ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ई कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड है यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया 0 माइनस -0.76, तो वैल्यू आ गई +0.76 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ सेल ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब है जिंक है वो हाइड्रोजन गैस देगा जब भी वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ये स्पॉन्टेनियस है। अब दूसरा हम लेके चलते हैं सिल्वर के केस में। देखो सिल्वर के केस में अगर सिल्वर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिल्वर सल्फेट ये होगा Ag2SO4 और हाइड्रोजन गैस देगा हमें इस तरह से। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन फिजिबल होगी, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा सिल्वर Ag+, सॉल्ट ब्रिज H+,
H2 प्लेटिनम। ये रिप्रेजेंटेशन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये हमारी एनोड है, ये कैथोड है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, वो वैल्यू है 0.80 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हम 0 वोल्ट लेके चलते हैं। तो इसका ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, ईएमएफ सेल आएगा ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई कैथोड, कैथोड क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 0 माइनस ये प्लस का है 0.80, तो ये वैल्यू आई माइनस 0.80 वोल्ट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये नहीं होगी। सिल्वर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकता। तो ये हमने अब पहले भी देखा, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है सिल्वर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जिंक है वो उसके ऊपर लाई करता है। तो हमने देखा था जो भी इससे ऊपर लाई करते हैं वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं, लेकिन जो नीचे लाई करते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव आएगा तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस तरह से हम कुछ और चीजें भी देखो, अगर हमें कहे कि क्या हम एक जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर जिंक सल्फेट बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड अप ऑफ कॉपर, क्या हम जिंक सल्फेट को सॉल्यूशन को कॉपर के बने वेसल में, कॉपर के बने वेसल में स्टोर कर सकते हैं, यस और नो। और आपको गिवन है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। ये आपको वैल्यूज गिवन है इस तरह से। तो क्या हम इसको इसमें स्टोर कर सकते हैं जिंक सल्फेट को कॉपर में? तो देखो, अगर ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर है, अगर ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो इसको स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिर जिंक सल्फेट बचेगा ही नहीं। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो कॉपर सल्फेट और जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कॉपर है उसकी एक्टिविटी कम होती है, उसकी एक्टिविटी कम होती है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। देखो, इसका हम ईएमएफ ऑफ सेल निकाल के भी ये चीज बता सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे भी बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, हमने ये कहा था कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्टिव मेटल होगी। तो इस केस में अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जिंक का ज्यादा होता है कॉपर से, तो जिंक का कॉपर से ज्यादा है, तो कॉपर यहाँ से हम जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम इसको इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। उस केस में हम कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको हम ईएमएफ ऑफ सेल के बेसिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अगर ये रिएक्शन हुई तो क्या होगा, इसका मतलब है कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर कन्वर्ट हुआ है कॉपर 2+ में, जिंक का रिडक्शन हुआ है, जिंक 2+ कन्वर्ट हुआ है जिंक में। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ से हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, तो ईएमएफ सेल होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड यहाँ पे जिंक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये हो गया माइनस 0.76 और ये हो गया माइनस 0.34। तो इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 6 4 10 1 7 और 4 11 1, तो ये माइनस 1.10 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ईएमएफ नेगेटिव है, ईएमएफ नेगेटिव है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब हम इसमें कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे हम अगर ये पूछ ले कि क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, जिंक के बने कंटेनर में, तो उसमें आएगा कि नहीं रख सकते, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है उस केस में। क्योंकि अगर इस केस में हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है, वो कॉपर सल्फेट है जिंक कंटेनर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो हम इसमें इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।